नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है फैक्चुअल तरुण यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं WPL के मैच नंबर 11 की, जो कि खेला जाएगा आरसीबी वर्सेस यूपी वॉरियर्स। ये मुकाबला शाम को 7:30 बजे बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में दोस्तों खेला जाएगा। बात करूं अगर दोनों टीम्स की, तो आरसीबी ने शुरुआत अच्छी करी थी, बट अभी उनकी स्थिति थोड़ी सी डामाडोल है, क्योंकि बैक टू बैक इनको 2 मुकाबलों में शिकस्त मिली हुई है। पिछला मुकाबला ये मुंबई इंडियंस के खिलाफ हारी थी, जहां पे इनकी बैटिंग बुरी तरह से फ्लॉप हुई है। तो इस मुकाबले में वो पूरी कोशिश करेंगी कि उनकी बैटिंग चले और ये मुकाबला वो जीतें और वापस से जीत की राह पे आए। और दूसरी तरफ अगर हम यूपी वॉरियर्स की बात करें, तो स्टार्टिंग इनकी अच्छी नहीं हुई थी, इन्हें 2 मुकाबलों में हार मिली थी, बट उसके बाद इन्होंने बैक टू बैक 2 मुकाबलों में जीत हासिल करी है। मतलब आरसीबी से बिल्कुल उलट कहानी रही है। आरसीबी की थोड़ी निगेटिव गई है, इनकी थोड़ी सी पॉजिटिव गई है, क्योंकि इन्होंने मुंबई इंडियंस के साथ अपसेट किया था और पिछला मुकाबला इन्होंने गुजरात को भी बड़ी ही आसानी के साथ हरा दिया था। वीडियो में दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी हमारी वीडियोस देख तो रहे हैं, बट वीडियोस को लाइक नहीं कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हमारे वीडियो को कर दीजिए लाइक, हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा फैंटेसी लवर्स के साथ वीडियो को शुरू करिएगा। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं वेन्यू की, क्योंकि इस वेन्यू का ये लास्ट मुकाबला है। इसके बाद यहाँ पे कोई भी मुकाबले नहीं होंगे। अब सारे मुकाबले जो होंगे सेकंड लेग में, जो कि खेले जाएंगे दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में। अगर दोस्तों मैं वेन्यू की बात करूं, तो इसमें अब तक कुल 9 मुकाबले खेले जा चुके हैं, जिसमें पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम को मात्र 2 मुकाबलों में जीत हासिल हुई है और चेस करने वाली टीम ने यहाँ पे 7 मुकाबलों में जीत हासिल करी है। अगर दोस्तों हम एवरेज स्कोर की बात करें इस वेन्यू पे, तो 140 से 160 रन के बीच में यहाँ पे एवरेज स्कोर बनता है। हाईएस्ट स्कोर की बात की जाए तो वो है 194 रन 5 विकेटों के नुकसान पे, जो कि आरसीबी के खिलाफ ही बना था, वो भी दिल्ली ने बनाया था। और लोवेस्ट टोटल की अगर बात की जाए तो वो है 107 रन 10 विकेटों के नुकसान पे। ये एक अच्छा चेजिंग वेन्यू है। पिचेस भी अभी बहुत वियर एंड टियर नहीं हुई है, तो बॉल बल्ले पे आता है और इस वजह से रन यहाँ पे बनते हैं। और वेन्यू भी थोड़ा सा छोटा है, बाउंड्री डायमेंशन भी छोटी है, प्लस विमेंस क्रिकेट है तो थोड़े से और छोटे कर दिए जाते हैं, जिसके चलते शॉट जो बड़े बड़े खिलाड़ी शॉट लगाते हैं उनको यहाँ पे ज्यादा बेनिफिट मिलता है। अब दोस्तों अगर स्कोरिंग पैटर्न की बात की जाए, तो इस वेन्यू पे 150 से कम 5 बार बना है, 150 से 170 के बीच 2 मुकाबलों में स्कोर बना है, और 190 प्लस का स्कोर यहाँ पे सिर्फ एक बार बना था, जो कि दिल्ली कैपिटल्स ने बनाया था रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के खिलाफ। ये तो रही बात वेन्यू की। अब जरा पिच देख लेते हैं, पिच के क्या मिजाज है। तो एम चिन्नास्वामी स्टेडियम की पिच जो होती है दोस्तों, बल्लेबाजी के लिए बेहतरीन विकेट है। यहाँ पे बैट्समैन को हमेशा मदद मिलती है और गेंदबाजों को भी यहाँ पे मदद मिलती है। हालांकि अगर मेंस क्रिकेट होता तो वहां पे पेसर्स को थोड़ी ज्यादा मदद मिलती है, बट विमेंस क्रिकेट में पेसर्स को भी मदद मिलती है, बट वुमेन्स क्रिकेट में स्पिनर्स को भी मदद मिलती है। और पेसर्स के मुकाबले यहाँ पे स्पिनर्स ज्यादा गेम में रहते हैं। और एक चीज और देखी गई है इस वेन्यू की, कि जो टीम यहाँ पे पहले बैटिंग करती है वो चेस करने वाली टीम के मुकाबले ज्यादा विकेट होती है। तो हमें ध्यान में रखना होगा कि जो टीम पहले बॉलिंग करा रही है उसके बॉलर्स थोड़े ज्यादा लें, और जो सेकंड बॉलिंग टीम करा रही है उसके बॉलर्स कम लें, बट वो बॉलर्स है जो विकेट टेकर्स एबिलिटी रखते हैं। ये बात थी पिच की। अब देख लेते हैं प्लेइंग 11 की, और शुरुआत करते हैं हम यूपी वॉरियर्स से। दोस्तों यूपी वॉरियर्स तो अपने मुकाबले लगातार जीत रही है, तो मुझे नहीं लगता कि यूपी वॉरियर्स अपनी प्लेइंग 11 में कोई चेंज करना चाहेगी। हालांकि अगर मान लीजिए कि किसी खिलाड़ी को चोट लग जाती है, फोर्स चेंज करना पड़े, वो बात अलग है। अदरवाइज मुझे ये टीम सेटल नजर आ रही है और वो अपना विनिंग मोमेंटम भी नहीं ब्रेक करना चाहेंगे, जिसके चलते वो चेंजेस खास करने वाले हैं नहीं। तो ओपनिंग की बात करें तो कप्तान एलिसा हीली और किरण नविगिरे खेलने आएंगी। 3 नंबर पे चमारी अटापट्टू, फिर ग्रेस हैरिस खेलते हुए आपको दिखेंगे। उसके बाद आती है दीप्ति शर्मा, फिर श्वेता शेरावत, साइमा ठोकर, पूनम खेमनार, सोफी एक्लिस्टोन, तो गजब बॉलिंग करी थी आज मुकाबले में, राजेश्वरी गायकवाड़ और अंजलि सरवनी। तो ये प्लेइंग 11 आपको खेलती हुई नजर आएगी। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर आपके लिए कल के मुकाबले में कौन रह सकता है, वो रह सकती है सोफी एक्लिस्टोन। इंग्लैंड की प्लेयर है, लेफ्ट हैंड ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग कराती हैं, और लास्ट मुकाबले में गुजरात के खिलाफ तो इन्होंने सबसे ज्यादा 3 विकेटें भी हासिल करी थी। दीप्ति शर्मा हालांकि बेहतरीन ऑलराउंडर है, बॉलिंग से भी उनका परफॉर्मेंस निखर के नहीं आया है, बट मुझे लगता है कल के मुकाबले में दीप्ति शर्मा ट्रम्प साबित हो सकती हैं। अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं आरसीबी की क्या प्लेइंग 11 खेलने वाली है। इन्होंने अपनी टीम में कुछ चेंजेस किए थे। चेंजेस ये थे कि एलिसा पेरी जो इंजरी के चलते बाहर हुई थी और दिल्ली के खिलाफ उन्होंने मुकाबला नहीं खेला था, वहां एंडी क्लार्क बॉलर थी, वो खेली थी। बट पिछले मुकाबले में उनको ड्रॉप करके एलिसा पेरी को खिलाया गया था। बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि एलिसा पेरी के साथ एंडी क्लार्क को भी कल जगह मिल सकती है टीम में। कहीं ना कहीं उनकी जो बॉलिंग है ना वो काम आएगी। रेणुका सिंह ठाकुर बिल्कुल फ्लॉप चल रही है, तो मुझे लगता है शायद इनको रिप्लेस कर दिया जाए। बाकी बॉलिंग की अगर प्लेइंग 11 की मैं बात करूं, तो स्मृति मंदाना और सोफी डिवाइन आपको बैटिंग करते हुए नजर आएंगी। 3 नंबर पे आएंगे सबेनिना मेघना, फिर विकेट कीपर ऋचा घोष, उसके बाद एलिसा पेरी। हालांकि एलिसा पेरी और ऋचा घोष में स्वाइप हो सकता है एलिसा पेरी ऊपर आ जाए और ऋचा घोष नीचे आ जाए। फिर जॉर्जिया वॉरहैम,
सोफी मोलिनेक्स, श्रियंका पाटिल, सिमरन बहादुर, आशा शोभना और रेणुका सिंह ठाकुर अगर खेलती हैं। हालांकि रेणुका सिंह ठाकुर के लिए मैच अच्छे नहीं चल रहे हैं, तो हो सकता है कि कल लास्ट मुकाबला है और उस मैच में रेणुका सिंह ठाकुर कुछ कमाल कर जाएं, क्योंकि अगर आरसीबी पहले बॉलिंग कराती है तो इनके चांसेस ज्यादा रहते हैं विकेटें चटकाने के। तो दोस्तों ये प्लेइंग 11 आपको खेलती हुई दिखाई देगी। अब आगे बढ़ते और देख लेते हैं दोनों टीमों का हेड टू हेड क्या रिकॉर्ड है पिछले 5 सालों में। तो कुल मिला के दोनों टीमों ने अब तक 3 मुकाबलों में एक दूसरे के साथ सामना किया है, जिसमें 2 मुकाबलों में आरसीबी ने बाजी मारी है और एक मुकाबला जो है वो यूपी वॉरियर्स के नाम रहा है। अगर मैं बात करूं रीसेंट फॉर्म की, तो रीसेंट फॉर्म में इस साल बेंगलुरु ने 4 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से 2 मुकाबलों में उनको हार का सामना करना पड़ा है और 2 मुकाबलों में उन्होंने जीत हासिल करी है। हालांकि जो 2 हार हैं वो बैक टू बैक इनकी रिसेंट अभी आई हैं। वहीं यूपी वॉरियर्स की अगर मैं बात करूं तो इनका बिल्कुल उलट सिनेरियो चल रहा है। इन्होंने भी 4 मुकाबले खेले हैं और शुरुआत के 2 मुकाबले में इनको हार का सामना करना पड़ा था, बट इन्होंने अब अपनी फॉर्म पकड़ी है और रिसेंट बैक टू बैक 2 मुकाबलों में इन्होंने जीत हासिल करी है। तो मोमेंटम इस समय देखा जाए तो यूपी वॉरियर्स के साथ है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों और इस वेन्यू के रिसेंट मैचेस के स्टैट्स देख लेते हैं। सबसे रिसेंट मुकाबला जो है खेला गया है वो खेला गया है आरसीबी वुमेन्स वर्सेस एमआई वुमेन्स। इसमें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की बैटिंग बुरी तरह से फ्लॉप हो गई थी और पहले बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने मात्र 131 रन बनाए थे 6 विकेटों के नुकसान पे, जिसको मुंबई इंडियंस की टीम ने बड़ी ही आसानी के साथ चेस कर लिया था और उन्होंने 133 रन बना दिए थे अपने और मात्र 3 विकेट ही खोए थे। इनकी जो स्टैंड इन कैप्टन है नाइट शेवर ब्रंट, उन्होंने शानदार बैटिंग करी थी, साथ ही साथ यास्तिका भाटिया और हिली मैथ्यूज ने भी कमाल परफॉर्मेंस दी थी। बात करें अगर हम विकेटों की इस मुकाबले में, तो पेसर्स को इस मुकाबले में 6 विकेटें मिली थी और स्पिनर्स को इस मुकाबले में मात्र 3 विकेटें हासिल हुई थी। उससे पहले का जो मुकाबला था वो खेला गया था गुजरात जायंट्स और यूपी वॉरियर्स के बीच में, जिसमें गुजरात जायंट्स की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 142 रन बनाए थे 5 विकेटों के नुकसान पे, जिसको यूपी वॉरियर्स की टीम ने आसानी के साथ चेस कर लिया था। उन्होंने 143 बना दिए थे 4 विकेटों के नुकसान पे। इस पूरे मुकाबले में पेसर्स को 2 विकेटें हासिल हुई थी और स्पिनर्स ने इस मुकाबले में 6 विकेटें हासिल करी थी। उसके बाद जो मुकाबला खेला गया था वो खेला गया था दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर वुमेन्स के बीच में, जिसमें दिल्ली कैपिटल ने पहले बैटिंग करते हुए इनकी बहुत पिटाई लगाई थी, 194 रन बना दिए थे 5 विकेटों के नुकसान पे। और आरसीबी की टीम की शुरुआत अच्छी हुई थी बट वो इसको चेज नहीं कर पाए थे। उन्होंने 169 रन बनाए थे, 9 विकेटें खोए थे और वही मुकाबला वो हार गए थे। इस मुकाबले में पेसर्स को 9 विकेटें मिली थी और स्पिनर्स ने मात्र 4 विकेटें हासिल करी थी। तो स्टार्टिंग में यहाँ पे स्पिनर्स को बहुत विकेटें मिल रही थी, पेसर्स को कम विकेटें मिल रही थी। जैसे जैसे गेम प्रोग्रेस कर रहा है पेसर्स यहाँ पे गेम में आ रहे हैं और पेसर्स विकेटें निकाल रहे हैं। तो अगर मैं बात करूं कुल 3 मैचों में टोटल की, तो 3 मैचों में टोटल कुल मिला के पेसर्स को यहाँ पे 17 विकेटें हासिल हुई हैं। वही अगर स्पिनर्स देखो तो स्पिनर्स को यहाँ पे 13 विकेटें हासिल हुई हैं। और अगर जब स्टार्ट हुआ था डब्ल्यूपीएल तो उसमें सिनेरियो बिल्कुल उल्टा था, स्पिनर्स को ज्यादा विकेटें मिल रही थी और पेसर्स को कम विकेटें मिल रही थी। बट अब ये रेशियो कुछ चेंज हुआ है, तो हमें थोड़ा पेसर्स पे भी फोकस करना होगा। ये तो था दोस्तों वेन्यू का रिकॉर्ड। अब आगे चलते हैं और आप लोगों को बता देते हैं दोनों टीमों के प्लेयर्स के स्टैट्स, रिसेंट स्टैट्स उनके बता देते हैं, उनकी फॉर्म बता देते हैं, जिसके चलते हमको टीम बनाने में थोड़ी आसानी होगी। आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं दोस्तों यूपी वॉरियर्स की टीम से, क्योंकि इनकी टीम शानदार फॉर्म में है। बात करें कैप्टन एलिसा हेली की, तो इनके कुछ बहुत बड़े बड़े परफॉर्मेंसेस तो नहीं आ रहे हैं, बट डिसेंट स्टार्ट दे रही हैं अपनी टीम को और एक मतलब स्टेबिलिटी प्रोवाइड करा देती हैं ऊपर से ही कि हाँ चलो हेली ने ठीक ठाक रन बना दिए। रिसेंट फॉर्म इनका ठीक है, 33 रन की 2 पारियां आई हैं, फिर 13 रन की 1 पारी आई है, फिर 5 रन, फिर 99 रन। धीरे धीरे ये भी अपना पेस पकड़ रही हैं। हो सकता है कि जो कल का मुकाबला हो इसमें 33 से बड़ा स्कोर आपको देखने को मिले, तो ये आपके लिए मस्ट बनती है यूपी की टीम से। उसके बाद किरण नवीगिरे, ताकतवर बैट्समैन है, रिसेंट फॉर्म ठीक ठाक है, मतलब चली तो चली नहीं तो अब्दुल गनी वाला हिसाब है, लंबे लंबे शॉट्स मारती हैं। रिसेंट फॉर्म ठीक ठाक है, 12 रन, 57 रन, 10 रन, 1 रन, 43 रन। तो आप चाहो तो उनको अपनी टीम में रख सकते हो, या ड्रॉप करने का आप रिस्क लेना चाहो तो ले भी सकते हो। हालांकि किरण नवीगिरे एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है, अगर चलेंगी ना तो सीधे लंबा स्कोर आपको बना के देंगी। बात करें चमरी अटापट्टू की, तो सिर्फ एक ही मुकाबला खेला है डब्ल्यूपीएल में, जो पिछला मुकाबला था। बैटिंग से ठीक ठाक 17 रन बनाए थे, एक आध कैचेस भी पकड़े थे, बॉलिंग भी कराई थी बट विकेटलेस गई थी। उससे पहले भी 11 रन बैट से विकेटलेस और फिर 46 रन बैट से विकेटलेस। हालांकि ये प्लेयर अच्छी हैं, इनको चाहो तो आप इनको अगर आपको अपनी टीम में रखना है ना तो एज अ ट्रम्प प्लेयर आप अपनी टीम में रखना, अदरवाइज आप इनको ड्रॉप करके भी चल सकते हो। बात करें ग्रेस हैरिस की, तो मस्ट बनती है और कैप्टन वाइस कैप्टन सी की भी फेवरेबल दावेदार बनती है। रिसेंट फॉर्म इनका गजब का है, पिछले मुकाबले में विकेट तो नहीं लिया था बट 60 रन बनाए थे। उससे पहले वाले मुकाबले में 38 रन बनाए थे और 1 विकेट हासिल करी थी। उससे पहले वाले मुकाबले में 17 रन और फिर 38 रन 1 विकेट। तो ग्रेस हैरिस को भाई बिल्कुल ड्रॉप मत करना, फिर चाहे आप स्मॉल लीग खेल रहे हो या फिर आप खेल रहे हो जीएल, इनको ड्रॉप करना मतलब अपनी टीम का बेड़ा गर्क करना।
बात करें दोस्तों दीप्ति शर्मा की, शानदार ऑलराउंडर है, टीम इंडिया के लिए तो खतरनाक परफॉर्मेंस करती है, बट अभी अपनी टीम के लिए उनकी तरफ से वैसी परफॉर्मेंस निकल के नहीं आई है। तो कल के मुकाबले में कहीं ना कहीं ये भी ट्रम्प बनती है, क्योंकि इनका भी सिलेक्शन परसेंटेज भी गिरा है, बैटिंग करने टॉप ऑफ द ऑर्डर भी भेजी जाती है, प्रमोशन भी मिलता है, बॉलिंग में ओवर्स भी डाल रही है। तो अभी परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं है, हो सकता है कल के मुकाबले में ये परफॉर्मेंस दे। रिसेंट फॉर्म ठीक ठाक है, 17 रन बनाए थे पिछले मुकाबले में, टीम को जितवाया था, फिर 27 रन 1 विकेट, 5 रन फिर 13 रन 1 विकेट। तो आप इनको भी अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो। बात करें श्वेता शेरावत की, तो उतना अच्छा रिसेंट फॉर्म है नहीं, आप चाहो तो उनको ड्रॉप करके चल सकते हो। रिसेंट फॉर्म की बात करें, 2 रन 45 रन 31 रन 13 रन 2 रन और 1 रन। फिर दिनेश वृंदा की बात करें, बिल्कुल भी फॉर्म लगा हुआ नहीं है, रिसेंट फॉर्म भी आप देख लो तो 0 रन है, फिर 18 रन फिर 9 रन 4 रन 22 रन। तो उतना खास परफॉर्मेंस दिनेश वृंदा की ओर से नहीं आ रहा है, इसलिए आप चाहो तो उनको ड्रॉप करके चल सकते हो। वही बात करें हम पूनम खेमनार की, तो इनका भी रिसेंट फॉर्म ठीक ठाक है, विकेटें उतनी नहीं मार रही है, बॉलिंग उतनी नहीं करा रही है, 10 रन 14 रन 2 रन 32 रन और 3 विकेट। तो चाहे तो आप इनको ड्रॉप करके भी चल सकते हो। देखिए श्वेता शेरावत, दिनेश वृंदा और पूनम खेमनार, ये 3 ऐसे प्लेयर है यूपी की टीम से जिनको आप जीएल में ना एज अ डिफरेंशियल पिक ट्राई कर सकते हो। जीएल में एक आध टीम में वाइस कैप्टन भी बना दो, चल गई, क्योंकि इनका सिलेक्शन परसेंटेज बहुत कम होता है, चल गई तो आपकी टीम डेफिनेटली टॉप में आ जाएगी। और स्मॉल लीग में इनको लेने का मतलब है आप बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हो, क्योंकि ऑलरेडी आप एलिसा हेली, ग्रेस हैरिस और दीप्ति शर्मा तो इस टीम से फिक्स बन जाती हैं। उसके बाद आप किरण नवीगिरे, चमारी, अट्टा पट्टू में से किसी एक के साथ जाओगे, फिर आपको एक दो ढंग के बॉलर भी चाहिए, इसके चलते इनको लेना बहुत बड़ा रिस्क हो जाएगा। क्योंकि एलिस हेली, चमारे, किरण नवीगिरे, एलिस हेली, ग्रेस हैरिस, दीप्ति शर्मा और सोफी एक्लिस्टोन, ये 4 तो मस्ट पिक बनते ही बनते हैं यूपी वॉरियर्स की टीम से। बात करें सोफी एक्लिस्टोन की, लास्ट मुकाबले में भाई सबसे शानदार परफॉर्मेंस इन्होंने दी थी, 3 विकेटें हासिल करी थी, बैटिंग भी ठीक ठाक कर लेती है और ओवर भी पूरे 4 डालती है। और मजे की बात यह है कि शुरू में भी डालती है, मिडिल में भी डाल देती है और डेथ में भी डालती हैं, तो इनके विकेट लेने के चांसेस भी ज्यादा हैं। इनको बिल्कुल ड्रॉप मत करिएगा, चाहे तो आप इनको एज अ वाइस कैप्टन भी ट्राई कर सकते हो। रिसेंट फॉर्म की बात करूँ तो 3 विकेट, फिर 1 विकेट, फिर 6 रन 1 विकेट, फिर 1 रन 1 विकेट, ये विकेटलेस नहीं जाती है ज्यादा। अगर ये विकेटलेस चली गई तो आप समझ जाओ आपकी ही किस्मत खराब है। उसके बाद बात करूं मैं राजेश्वरी गायकवाड़ की, ठीक ठाक फॉर्म है, अच्छी बॉलिंग करा रही है, 1 विकेट 1 विकेट 0 विकेट 2 विकेट, तो आप चाहो तो इनको ट्राई कर सकते हो। अगर आपकी टीम में जगह बन रही है तो, नहीं बन रही है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। बात करें अंजलि सरवनी की, तो रिसेंट फॉर्म इनका भी ठीक है, 1 विकेट है 1 विकेट है, फिर 0 विकेट है 1 विकेट है, लगभग सेम एक जैसी फॉर्म में दोनों, राजेश्वरी गायकवाड़ या अंजलि शर्वनी। तो इन दोनों को आप ना सिलेक्शन परसेंटेज में छोड़ सकते हो स्मॉल लीग में। जीएल में आप चाहो तो एक आधा टीम में ट्राई कर सकते हो, बट जहां बात करें आपकी स्मॉल लीग की टीम की, तो आप पहले 4 फिक्स प्लेयर ले लो, उसके बाद इनमें बॉलर में सिलेक्शन परसेंटेज चेक कर लो, जिसका ज्यादा हो आप उनके साथ जा सकते हो, क्योंकि दोनों की फॉर्म लगभग एक जैसी है। ये था दोस्तों प्लेयर का स्टैट। आप जरा बॉलिंग देख लेते हैं कि लास्ट मुकाबले में क्या बॉलिंग का सिनेरियो रहा था यूपी वॉरियर्स की टीम से। चमारी अटापट्टू ने स्टार्ट करी थी, उन्होंने पूरे 4 ओवर डाले थे, मात्र 19 रन दिए थे, हालांकि इनको विकेट नहीं मिला था, बट बॉलिंग ये ठीक ठाक डालती हैं, तो ये ट्रम्प साबित हो सकती है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था। फिर अंजलि शेरवनी ने मात्र 1 ओवर डाला था, 13 रन खर्चे थे और विकेटलेस ये गई थी। गायकवाड़ की बात करें, उन्होंने पूरे 4 ओवर डाले थे, 33 रन दिए थे और 1 विकेट उन्होंने हासिल किया था। ग्रेस हैरिस को हालांकि इस मुकाबले में विकेट नहीं मिला था, 3 ओवर उन्होंने भी डाले थे, बट 21 रन ही खर्चे थे, बट बैटिंग जो उन्होंने 50-60 रन बना दिए थे। तो बात करें सोफी एक्लिस्टोन की, तो 4 ओवर में मात्र 20 रन देके 3 विकेटें उन्होंने हासिल करी थी। और दीप्ति शर्मा ने भी पूरे 4 ओवर डाले थे, 28 रन खर्चे थे, बट विकेटलेस गई थी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि दीप्ति शर्मा का भी वो परफॉर्मेंस आया नहीं है और बहुत जल्द आने वाला है, तो इसलिए उनको जरूर अपनी टीम में रखिएगा, ड्रॉप मत करिएगा। दीप्ति शर्मा, सोफी एक्लिस्टोन और ग्रेस हैरिस, ये तो 3 आपकी टीम में पक्का रहने वाली है, ये ओवर भी अपने पूरे लगभग 4-4 डालती हैं। फिर गायकवाड़, शर्वनी और आप अट्टापट्टू में से किसी एक को ले सकते हो। आप अट्टापट्टू को लेकर चल सकते हो, उससे फायदा ये होगा कि लगभग ये आपको 3 से 4 ओवर डाल के देंगी, 3 से 4 ओवर बॉलिंग में कराएंगे और बैटिंग करने भी 3 नंबर पे आती हैं, तो फुल यूटिलाइजेशन आप इनका कर सकते हो। ये था दोस्तों पूरा यूपी वॉरियर्स का सिनेरियो आपके सामने। किनको लेना है, किनको ड्रॉप करना है, किनके क्या स्टैटिस्टिक्स है, किसकी कैसी परफॉर्मेंस है। अब आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन है दोस्तों कि हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो लाइव हो चुका है। जिन लोगों ने अभी तक ज्वाइन कर लिया है बहुत बढ़िया, उन लोगों को दिल से शुक्रिया, बट जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है जल्दी से जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पिन कमेंट में मिल जाएगा। हमारे चैनल को ज्वाइन करिए, ज्वाइन का बटन क्लिक करिए और हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए। अब मैं बताता हूँ इस चैनल को ज्वाइन करने का आपको बेनिफिट क्या है। इस चैनल को ज्वाइन करने का आपको बेनिफिट ये है कि मैच से जुड़ी जितनी भी लास्ट मिनट अपडेट्स होती हैं वो सब हम आपको इसी चैनल पे प्रोवाइड कराते हैं। हमारी जो कंफर्म टीम होती है, फाइनल टीम होती है, वो भी हम आपको इसी चैनल पे प्रोवाइड करवाते हैं। वो भी कब? वो हम करवाते हैं आपको मैच से 20 मिनट पहले।
और एक एडवांटेज मिलता है, मैं आपको प्रॉपर पिच रिपोर्ट देते हैं, पिच की फोटोज देते हैं, वेदर अपडेट देते हैं, ग्राउंड की डिमेंशंस देते हैं, कंफर्म प्लेइंग 11 प्रोवाइड कराते हैं, अपनी फाइनल टीम प्रोवाइड कराते हैं और सीवीसी के ऑप्शन भी प्रोवाइड कराते हैं, जो आपको स्मॉल लीग की टीम में बहुत फायदा करते हैं। हालांकि जीएल की टीम हम यहाँ प्रोवाइड नहीं कराते हैं, वो तो आप खुद से ही बनाइएगा। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको दे देते हैं वीडियो में, तो पूरा वीडियो आप देखेंगे तो आप ऑटोमेटिक जेल की टीम बनाने के योग्य बन जाएंगे। तो अब वापस चलते हैं अपने वीडियो पे, और प्लीज जाके हमारा वीडियो चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, ये एकदम फ्री है, हमेशा कोई भी चार्ज नहीं करते हैं। अब दोस्तों चलते हैं वापस अपने वीडियो पे और देख लेते हैं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का क्या सीन है। अगर बात करें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की, तो इनकी जो कैप्टन है स्मृति मंदाना डिसेंट फॉर्म में, जैसे जैसे टूर्नामेंट प्रोग्रेस कर रहा है फॉर्म पकड़ती चली जा रही है। हालांकि लास्ट मुकाबले में इनका टॉप ऑर्डर फ्लॉप हो गया था, स्मृति मंदाना मात्र 9 रन पे आउट हो गई थी। बाकी उससे पहले वाले मुकाबले में 74 रन, 43 रन, 13 रन और 36 रन। तो स्मृति मंधाना आपके लिए मस्ट पिक बन जाती हैं, और अगर आरसीबी कहीं चेस करने आ रही है तो उस कंडीशन में तो ये कंफर्म पिक बन जाती हैं, क्योंकि एक लेफ्ट हैंडर है, तो ये सोफी एक्लिस्टोन को भी काउंटर करने में कामयाब रहेंगी। उसके बाद बात करें सोफी डिवाइन की, तो भाई ये सीवीसी की भी बढ़िया ऑप्शन है। सोफी डिवाइन अच्छी बैट्समैन है, पावर हिटर है, तगड़ी हिटें करती है। लास्ट मुकाबले में मात्र 9 रन पे आउट हो गई थी, बट ये बॉलिंग से भी 2 से 3 ओवर डाल रही है, मीडियम पेस डालती हैं, अच्छी लेंथ डालती हैं, तो ये विकेटें भी मारती हैं, रन भी बनाती हैं। और अभी सोफी डिवाइन का अभी वो परफॉर्मेंस निकल के नहीं आया है, और वो भी बहुत जल्द आने वाला है, इसलिए मुझे लगता है आप इनको बिल्कुल ड्रॉप करके मत चलिएगा। आरसीबी के टॉप ऑर्डर के जो 2 बैट्समैन है ना, इनको बिल्कुल भी ड्रॉप मत करिएगा। रिसेंट फॉर्म की मैं बात करूं, 9 रन 1 विकेट लास्ट मुकाबले में 23 रन 2 विकेटें हैं, 6 रन विकेटलेस गए थे और 1 रन बनाया था। उसके बाद आती है सबनीना मेघना, तो ये ट्रम्प साबित होती है इस टीम के लिए। रिसेंट फॉर्म इनका तगड़ा है, पिछले मुकाबले में हालांकि फ्लॉप हुई थी, उसके अलावा ये फ्लॉप नहीं हुई है, तो आप इनको डेफिनेटली अपनी स्मॉल लीग की टीम में लेके चलिएगा। जीएल खेलना है तो आप इनको ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो। रिसेंट फॉर्म की मैं बात करूं तो 11 रन है, 36 रन, फिर 36 रन, 53 रन और 46 रन। उसके बाद आती है ऋचा घोष, फॉर्म अच्छा था, हार्ड हिटिंग कर रही है, बट रिसेंटली उतना कुछ चल रहा नहीं है, तो ये ना रिस्की पिक है। इनके साथ सीन ये होता है, अगर आप इनको मतलब आप रिस्क पे ड्रॉप करिएगा, या मैं बोलूँ ना आप इनको सिलेक्शन परसेंटेज पे छोड़ दीजिएगा, क्योंकि सीन ये हो जाएगा ऋचा घोष के साथ कि अगर आपने ड्रॉप कर दिया और उन्होंने 60-70 रन मार दिए, तो बात ये है ना। तो इनको ना जब आप पूरी टीम बना लीजिएगा, उसके बाद इनको देखिएगा टीम में बन रही है या नहीं बन रही है। रिसेंट फॉर्म उतना अच्छा नहीं है, 2 मुकाबले में फ्लॉप हुई है, 7 रन 19 रन, 62 रनों की शानदार पारी आई थी, फिर 23 रन और 11 रन। तो ऋचा घोष का थोड़ा आप पूरी टीम बनाने के बाद देखिएगा। बात करें एलिसा पेरी की, तो जब टूर्नामेंट में एंटर हुई थी, बड़े नाम के साथ हुई थी, अच्छी फॉर्म के साथ हुई थी, बट शुरू के 2 मुकाबलों में कोई परफॉर्मेंस नहीं आई थी, एक मुकाबला इन्होंने मिस किया था, बट पिछले मुकाबले में चोट के बाद वापसी करी थी और शानदार परफॉर्मेंस दी थी बैटिंग से। जहां एक तरफ टीम गिर रही थी, एलिसा पेरी ने एक छोर संभाल कर रखा और अपनी टीम को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया, 44 रन बनाए। हालांकि बॉलिंग से विकेट नहीं मिला, बाकी बैटिंग शानदार करी थी। उससे पहले वाले मुकाबले में भी 23 रन बनाए थे, 8 रन 24 रन। तो ये मस्ट पिक बनती हैं और सीवीसी की भी अच्छी ऑप्शन आपके लिए बनती हैं। फिर बात करें जॉर्जिया वारहैम की, तो अच्छी बॉलर है, अच्छा स्विंग देखने को मिलता है इनकी तरफ से। 27 रन 1 विकेट है, पिछले मुकाबले में बैटिंग से ही पॉइंट्स दिए थे, विकेट भी लिया था। उससे पहले एक मुकाबले में 6 रन बनाए थे, विकेट नहीं मिली थी। उससे पहले 1 विकेट और 1 विकेट, तो अच्छी बॉलर है, बॉलिंग सेक्शन में आप इनको ले सकते हैं। बात करूं सोफी मोलिनेक्स की, तो ठीक ठाक बॉलर है, पिछले मुकाबले में 12 रन विकेटलेस गए थे, फिर विकेटलेस, फिर 3 विकेट, फिर 9 विकेट। अब चाहे तो इनको ड्रॉप करके भी चल सकते हैं, उतनी खतरनाक परफॉर्मेंस दे नहीं रही है। श्रेयंका पाटिल पिछले मैच में इनकी पिटाई तो लगी थी, बट विकेट भी इन्होंने लिया था, बॉलिंग अच्छी कराती हैं, आप इनको डेफिनेटली अपनी टीम में ट्राई करके चलिएगा। 1 विकेट 1 विकेट 0 विकेट, फिर 1 विकेट 1 विकेट, एक आधा विकेट श्रेयंका पाटिल निकाल देती हैं। बात करें सिमरन बहादुर की, तो उतनी अच्छी फॉर्म में है नहीं, तो आप इनको ड्रॉप करके भी चल सकते हो। 0 रन 2 रन 0 विकेट, 1 विकेट, फिर 0 विकेट, फिर 0 विकेट। सेम यही आशा शोभना का, एक मुकाबले में इनके 5 विकेट आए, तो उसके बाद से ये विकेटलेस जा रही हैं, उतनी मतलब कि यूजफुल साबित नहीं हुई है अपनी टीम के लिए, तो आप इनको भी ड्रॉप करके चल सकते हो। बात करें रेणुका सिंह ठाकुर की, भाई ये खतरनाक बॉलर है, मैं बता रहा हूँ, अभी इनकी भी वो परफॉर्मेंस नहीं आई है, तो इनको लेके आप चलिएगा। ये विकेटें मारेंगी तो 2 से 3 विकेट आपको डायरेक्ट निकाल के देंगे, जिस मुकाबले में रेणुका सिंह ठाकुर ने विकेटें मारी। रिसेंट फॉर्म की मैं बात करूँ तो 0 विकेट है, 2 विकेट, 0 विकेट, 2 विकेट। हल्की सी भी इनको सीम और स्विंग मिल गई ना, तो सामने वाली टीम को धराशायी कर देंगी, तो इनको जरूर अपनी टीम में ट्राई करिएगा। ड्रॉप करना चाहते हैं तो आप अपना रिस्क करिएगा, बाकी मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि रेणुका सिंह ठाकुर को आप ड्रॉप करके चलो। तो दोस्तों ये था पूरा आरसीबी के प्लेयर्स का स्टैट। अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि पिछले मुकाबले में इनकी बॉलिंग की क्या परफॉर्मेंस रही थी।
इन्होंने कुल मिला के 1 2 3 4 5 6 7 8 बॉलर स्ट्राइक कर लिए थे, बट फिर भी एमआई का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। स्टार्ट किया था रेणुका सिंह ठाकुर ने, शुरू में 2 ओवर डाले थे, एक्सपेंसिव रही थी और 25 रन इन्होंने खाए थे। यास्तिका भाटिया इनके पीछे पड़ गई थी। उसके बाद सोफी मोलिनेक्स इनके साथ स्टार्ट किया था, उन्होंने भी 3 ओवर में 26 रन खाए थे और एक विकेट हासिल नहीं किया था। सोफी डिवाइन ने मात्र 2 ओवर डाले थे, पता नहीं 2 क्यों डाले, ज्यादा क्यों नहीं डलवाए। 16 रन देके उन्होंने भी एक विकेट हासिल किया था। जॉर्जिया वॉरहैम ने भी 2.1 ओवर में मात्र 18 रन खर्चे थे और 2 विकेटें हासिल कर ली थी। श्रेयंका पाटिल ने भी 2 ओवर में मात्र 15 रन देके एक विकेट हासिल किया था। सिमरन बहादुर ने 1 ओवर दिए, 11 रन खर्चे, कोई विकेट नहीं। एलिसा पेरी ने शानदार बॉलिंग कराई थी, 2 ओवर में मात्र 10 रन दिए थे, विकेटलेस गई थी, पता नहीं इनसे और ओवर क्यों नहीं डलवाए गए। और आशा शोभना ने भी 1 ओवर में 12 रन खर्च के एक भी विकेट नहीं लिया था। तो इस टीम से मैं अगर मैं बात करूं तो सोफी डिवाइन तो देके चली जाती है बैट्समैन ऑप्शन में, तो वो तो रहेंगी कंफर्म पिक। बॉलर्स आप प्रॉपर ले दो, जॉर्जिया वॉरहैम, श्रेयंका पाटिल के साथ आप जा सकते हो। बाकी एलिसा पेरी तो ऑलराउंडर सेक्शन में ऑटोमेटिक आ जाती हैं। सोफी डिवाइन, एलिसा पेरी 2 हो गए आपके लिए, 3 वॉरहैम, 4 श्रेयंका पाटिल, 5 आप जाइए अपनी हरमनप्रीत कौर के साथ। उसके बाद देखिएगा जगह बच रही हो तो आप रेणुका ठाकुर को लीजिए, अदरवाइज ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो, या फिर आप श्रेयंका पाटिल को ड्रॉप करके रेणुका सिंह ठाकुर को ले लो, क्योंकि मुझे लगता है ये अच्छी बॉलर है। इनका परफॉर्मेंस अभी आया नहीं है, शायद कल के मुकाबले में आए, तो रेणुका सिंह ठाकुर आपके लिए ट्रम्प हो सकती हैं। श्रेयंका पाटिल और रेणुका ठाकुर के बीच में आप लोगों को मैं चॉइस देता हूं। तो ये तो दोस्तों ओवरऑल दोनों टीम का स्टैट। अब आगे बढ़ते हैं और वेन्यू पे देख लेते हैं किस प्लेयर की परफॉर्मेंस क्या है पिछले 5 सालों के हिसाब से। ग्रेस हैरिस इस वेन्यू पे शानदार परफॉर्मेंस करती हैं, 4 मैचेस उन्होंने खेले हैं, 38.3 की इनकी एवरेज है और 168.13 का स्ट्राइक रेट है, तो ये मस्पिक बनती है। चमारी अटापट्टू ने 2 मैचेस इस वेन्यू पे खेले हैं, 34.5 की उनकी एवरेज और 115 का उनका स्ट्राइक रेट है। स्ट्राइक रेट तो खैर थोड़ा सा बहुत ज्यादा कम है। बाकी ये है कि आपको प्रॉपर 4 ओवर का कोटा देती हैं, टॉप ऑर्डर में बैटिंग करती हैं, तो एक बेनिफिट आपको मिल जाता है। सभी मेघना ने भी यहाँ पे 5 मैचेस खेले हैं, 31 की उनकी एवरेज है और 113 का स्ट्राइक रेट है, तो ये भी एक प्लेयर आपके लिए बनती है। आगे बढ़ते हैं और बॉलर्स की बात कर लेते हैं। तो नंदिनी डे क्लार्क, मैंने बोला लास्ट मुकाबला बेंगलोर ने इनको ड्रॉप कर दिया था, 1 मैच इन्होंने खेला है, 2 एवरेज विकेटें और 8.5 की इकॉनमी है। सोफी एक्लिस्टोन 4 मुकाबले यहाँ खेल चुकी हैं, 1.5 एवरेज विकेट है और 6.6 का इनका इकॉनमी है। और अंजलि सरवानी 5 मैचेस में 1.4 की एवरेज विकेट और 5.6 का इकॉनमी है। यहाँ से अंजलि थोड़ी सी रिस्की पिक बनती है। उसके अलावा अगर ये नाडाइन डिक्लर खेलती हैं तो डेफिनेटली टीम में आप जगह बनती है, और सोफे क्लिस्टोन की तो जगह बनती ही बनती है। तो दोस्तों ये था पूरा प्रॉपर आप लोगों की एनालिसिस। अब आगे चलते और देख लेते हैं हमारी टीम क्या हमने बनाई है, टीम पे नजर मार लेते हैं। और मैं आपको बता दूं ये हमारी फाइनल टीम नहीं है, फाइनल टीम आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो जल्दी से जाइए और ज्वाइन कर लीजिए। टीम की बात करूं दोस्तों तो एलिसा हेली एज अ विकेट कीपर हमने लिया है। बैटिंग की मैं बात करूं तो ग्रेस हैरिस और स्मृति मंदाना हमारे बैट्समैन रहने वाले हैं, जिसमें ग्रेस हैरिस हमारी होंगी कैप्टन। उसका तो ऑलराउंडर सेक्शन की बात करें तो एलिसा पेरी, चमीरा आटापट्टू, सोफी डिवाइन, दीप्ति शर्मा और एस मोलिनेक्स हमारी ऑलराउंडर रहेंगी। और बॉलिंग की मैं बात करूं तो सोफी एक्लिस्टोन, जी वॉरहैम और श्रेयंका पाटिल, तो ये हमारी टीम रहने वाली है। हालांकि ये फाइनल टीम नहीं है, इसमें भी मैं थोड़े चेंजेस करूंगा, और जो भी चेंजेस होंगे वो आपको मैच से 20 मिनट पहले टेलीग्राम चैनल पे हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, तो जल्दी से हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और जितनी भी अपडेट्स होंगे वो आपको वहीं पे मिलेंगी। तो दोस्तों ये था पूरा आज का वीडियो। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को कर दीजिए लाइक, हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और ज्यादा से ज्यादा फैंटेसी लवर्स के साथ ये वीडियो शेयर करिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय।